के शो में। मेयर कराची वसीम अख्तर एक बार फिर संगीन इल्जामात की जद में। डायरेक्टर एसपीसीए आदिल उमर के मुलाजिम के सनसनीखेज इंकशाफात बयान कलमबंद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अहम तकर्रियां और तबादले। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सिफान खान। आज अहम तरीन मामला जिसका प्रोग्राम से आगाज करेंगे वो मेयर कराची के ऊपर लगने वाले कुछ संगीन इल्जामात हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब इससे कबल भी बहुत से अहम मामलात में यानी माली बेज़ाब्तियों के इल्जाम की जद में रहे हैं, नैब इंक्वायरीज की जद में रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वारडा साहब जो वफाकी वजीर है इस वक्त, वो उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन नैब के पास ले जा चुके हैं जिसमें जो फंड्स उनको ईडीपी स्कीम्स के मिले थे या मुख्तलिफ मद्दे मिले थे उसमें एम्बेजलमेंट के चार्जेस उनके ऊपर लग चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट के साथ भी मुसलसल तनाज़े में रहते हैं, लेकिन आज एक और इल्जाम उनके ऊपर उनकी उस इल्जामात की फहरिस्त में शामिल हुआ। यह इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली असलम खान साहब की तरफ से लगा। उस इल्जाम पर क्या लगा उससे कबल आपके सामने हम एक एप्लीकेशन रखते हैं जो कि एसएचओ को लिखी गई गिजरी थाने के 17 जनवरी 2020 को, और फिर एक और एप्लीकेशन जो कि एसएसपी साउथ को लिखी गई 5 मार्च 2020 को, जिसमें कहा गया कि तकरीबन 10 मिलियन 1 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन या फिर भत्ता कहा गया कि मांगा गया रुकन कौमी असेंबली पीटीआई के असलम खान से मेयर कराची की जानिब से। और इसमें यह भी कहा गया जान को खतरा है। और इस हवाले से इस एप्लीकेशन का मतन जो है वो पहले हम आपके सामने पढ़ देते हैं। इसमें कहा गया कि मेयर कराची यानी वसीम अख्तर साहब उन पर भत्ता लगाने का इल्जाम असलम खान साहब की तरफ से लगा। एमएन असलम खान ने एसएसपी जिला जुनूबी को मेयर कराची के खिलाफ बाकायदा दरख्वास्त जमा करवाई। मेयर कराची वसीम अख्तर ने अपने बेटे के जरिए अपने घर बुलाकर 1 करोड़ रुपए मांगे। दरख्वास्त का मतन यह था। इसमें कहा गया जी कि अपने खर्च से 10, 11 और 12 जनवरी को कराची ईद फेस्टिवल मुनक्कद किया। 13 जनवरी को मेयर कराची ने अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया और 1 करोड़ रुपए का तकाजा किया। वसीम अख्तर अपने ओहदे की वजह से मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह मतन में लिखा गया। और कहा गया कि मेरे और अहले खाना की जान को भी खतरा है। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। एसएचओ गिजरी को भी इस ज़िम्न में दरख्वास्त दी, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मेयर कराची के खिलाफ जो है कार्रवाई के साथ इंक्वायरी भी की जाए, यह भी मतन में लिखा गया। इसके बाद इस स्टोरी पे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये जो एसएसपी साउथ को लिखे गए डॉक्यूमेंट्स और ये इल्जामात बड़े संगीन है, हमने मेयर कराची से खुद भी राब्ता किया और मेयर कराची वसीम अख्तर साहब से हमारी बात हुई और हमने उनसे पूछा कि आपका इस बारे में मौकिफ क्या है, क्योंकि आप पर संगीन इल्जामात लगे। तो मेयर कराची ने उस पर जब मैंने उनसे खुद बात की तो उन्होंने कहा जी कि वो अपने जो भी उनका मौकिफ है इस बारे में वो बल्दे औज़मा कराची का जो तर्जुमान है उनके जरिए वो दे चुके हैं और वो उन्होंने मौकिफ मुझे व्हाट्सएप भी कर दिया। वो क्या मौकिफ है वो आपके सामने रख देते हैं। बल्दे औज़मा कराची के तर्जुमान के मुताबिक एमएन असलम खान के मेयर कराची पर लगाए गए इल्जामात हकायक के मुनाफी हैं। आगे ये कहा गया कि इस किस्म के इल्जामात मनफी सोच की अक्कासी करते हैं। और फिर उसके बाद यह भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुतालबा है मेयर कराची का कि एमएन असलम खान के इस बयान का नोटिस लिया जाए, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई हो या नोटिस लिया जाए। ये 3 लाइंस पर 3 सत्रों पर मुश्तमिल मौक़िफ़ वसीम अख्तर साहब की तरफ से हमें मौसूल हुआ, जो हमने इस वक्त आपके सामने रख दिया इस पूरे अहम मामले पर। एमएनए जो असलम खान साहब पीटीआई के हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। असलम खान साहब, ये इल्जामात बड़े संगीन है और आप क्योंकि पीटीआई एमक्यूएम हमने देखा है मिनिस्ट्री में तो अब उनका मामला कोलिशन के आपके साथ चल ही रहे हैं, लेकिन आपकी जानिब से इल्जामात आना एक तो संगीन, दूसरी बात ये कि ये पैसे किस मद में मांगे जा रहे हैं आपसे, क्योंकि ईद फेस्टिवल तो इससे कबल भी आप कराते रहे हैं, वसीम अख्तर साहब पहले भी मेयर रहे हैं, तो पहले उन्होंने कभी नहीं मांगा, अब मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं आपसे? इस दफा क्या हुआ ऐसा खास? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। ये हम पिछले कई सालों से इस कराची के अंदर एक बड़े बड़े इवेंट करते हैं और कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं और ये हमारा कोई पहला इवेंट नहीं था। इससे पहले भी सबको पता है कराची ईद फूड फेस्टिवल एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम, एक हेल्दी इवेंट है। ये हम पिछले 7 सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेयर कराची ने हमसे इस तरह की बात की हो या भत्ता मांगा हो। ये मैं बड़ा शॉक हुआ इस बात को कि जब इनके बेटे ने मुझे फोन किया कि जी आपको बुलाया, बहुत जरूरी काम है। मैंने समझा कि चलो शायद हमारे मेयर हैं, इससे पहले हमने इनको बड़ी प्रोटोकॉल भी दी है, इनको बुलाया भी है, चीफ गेस्ट भी बनाया, क्योंकि हमारे कराची के मेयर हैं, बिल्कुल डिसाइड दैट के जी कोई किस पार्टी के हैं किसके नहीं है, लेकिन मेयर है। हमने उनको बुलाया, इज्जत भी बख्शी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर बुला के मुझे इस तरह से बात करेंगे, जी मुझे जो है वो पार्टी की डिमांड है कि जो आप इतने पैसे कमाए, हमें आप पैसे इसके 1 करोड़ रुपए मांगे। ये किसी तीसरे आदमी ने या दूसरे आदमी ने नहीं, ये जाती तौर पे इन्होंने खुद मुझे बिठा के अपने सामने कहा
तो मैं बड़ा हैरान हुआ, बहुत शॉक्ड हुआ कि जी ऐसा कैसे हो सकता है। तो और इन्होंने अपनी पार्टी को खुद बदनाम किया, पार्टी के नाम पे इन्होंने मांगा, इन्होंने बोला जी पार्टी की डिमांड है। मैं नहीं समझता कि जिस पार्टी की ये बात कर रहे हैं वो पार्टी, जिनको मैं जानता हूं, जो ये सारे के MNAs जो हमारे साथ कराची से ट्रैवल करते हैं, इस्लामाबाद में बैठते हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात इनके साथ, और इनमें से कोई आदमी, कोई शख्स ऐसा मैं नहीं समझता जो ये MNAs यहाँ आते हैं इस्लामाबाद कि ये पैसे मांगने वाले लोग हैं या ऐसे को पार्टी डिमांड करेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जलते तब मैं बैठ के कह सकता हूँ, इनमें से कोई आदमी ऐसा नहीं है जो इस किस्म की बात करेगा। लेकिन इन्होंने अपने तौर पे, अपने जाती तौर पे उन्होंने ये पैसे मांगे और उसको बाकायदा बाद में फॉलो अप किया जब मैं वहां से निकला। अच्छा, मतलब फॉलो अप में क्या आपसे फोन पे यानी व्हाट्सएप के थ्रू राब्ता किया, फोन पे राब्ता किया? आपने उनके बेटे का हवाला दिया कि बेटे ने मांगे यानी, या बेटे ने राब्ता किया? नहीं, बेटे ने कहा था मुझे कि जी आपको मेरे डैड ने बुलाया है किसी काम की सूरत में। मैंने कहा चलो शायद किसी को कोई और काम होगा। अच्छा। तो इन्होंने मुझसे कहा कि जी मैं आपके साथ जो है ना, और भी हमारे कराची में बहुत सारे पार्क्स हैं, इधर है उधर है, आप भी वहाँ भी इवेंट करें। हमने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हम कराची के लिए आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने पैसों की डिमांड की। उस वक्त उनके साहबजादे वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन बेटे को फिक्र थी कि क्यों बुलाया गया। तो बाद में ये बात मैंने इनके बेटे को बताया कि जी ऐसी ऐसी बात भी है मेरी, वो भी इस बात के गवाह होंगे। लेकिन बात बेटी की नहीं है, सब बात इनकी है। इन्होंने डायरेक्ट मुझसे मांगा, यही जिम्मेदार है। और इनको ये हिम्मत कैसी हुई कि एक कारोबारी आदमी से आप एक भत्ता मांग रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, लेकिन साहब आपने लिखा कि आपकी जान को भी खतरा है, फैमिली की जान को, क्या उन्होंने आपको ये कहा जी कि नहीं दोगे, या कोई डेडलाइन दी और ये पार्टी का नाम भी लेके इस्तेमाल किया, तो कोई थ्रेट भी दी थी जब आप कह रहे हैं हुआ है? तो देखें सैफान, एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं। देखिए इधर दो पार्टी है। एक पार्टी वो है जो MNAs की सूरत में यहाँ बैठते हैं, सलीए बैठते हैं, और ये मुत्तहिदा पाकिस्तान, MKM पाकिस्तान, और एक टीम वो है जो बल्दियात चलाती है, जिसमें ये हैं, इनके 4 डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं। ये इन सबों का यही हाल है। आप जाके देख लें, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैनों को देख लें और दूसरे लोगों को देख लें। ये सब ये उस वक्त के लोग हैं जब ये MKM लंदन हुआ करती थी। ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये इनका ताल्लुक उन्हीं के साथ है, इसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो पैसे आपसे मांगे गए, तो उसकी कोई जब डिमांड की गई आपने नहीं दिया, तो उसके बाद आपने जाके इस बात को भी अब 1.5-2 महीने हो गए, फिर कोई राब्ता फॉलो अप उसके बाद आप कह रहे हुआ, फिर ये भूल गए, फिर क्या हुआ उसके बाद? मुझे फॉलो अप हुआ उसका, कोई 1-2 हफ्ते तक मुझे फॉलो अप हुआ है और बाकायदा मुझसे मांगा गया है। मेरे पास चीजें मौजूद हैं। इंशाल्लाह जब कोर्ट का टाइम आएगा तो मैं कोर्ट को ये सब साबित करूंगा। ठीक है। अच्छा, वसीम अख्तर साहब का जो मौक़िफ़ इस बारे में आया, जब हमने उनसे बात की, मुझे राब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी कि ये इल्जामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। फिर उन्होंने कहा कि PTI नोटिस ले आपके इस इल्जाम का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुतालबा किया कि वो आपके बयान का नोटिस लें। और आप जानते हैं कि आप, क्योंकि एक कोलिशन है, आपके इंपॉर्टेंट पार्टनर हैं, आप ये बयान दे रहे हैं, आपका ये रिस्क भी है, क्योंकि MKM PTI से अगर मुतालबा करेगी कि आपके खिलाफ नोटिस लिया जाए, आपने बेबुनियाद इल्जाम लगाया, तो आपके पास अपने पास सबूत हैं सारे ऐसे दिखाने को, अगर आपसे पूछा जाए तो? ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। इन्होंने मांगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक इन्होंने कहा कि जी PTI इसका नोटिस ले, ये PTI से ये क्या नाम है, सियासी बात ही नहीं है। मैं एक कारोबार करता हूं पिछले कई सालों से। इस कारोबार को करने के लिए हमारे सारे एफर्ट्स होते हैं, दिन रात जागते हैं। उसके बाद अपनी फैमिली के लिए मैं ये कारोबार करता हूं, अपने घर वालों के लिए करता हूं। तो इसमें कोई मैं हलाल कमाता हूं, कोई मैं हरामकारी नहीं करता। तो अगर मैं मेहनत करता हूँ, इसमें क्या बुराई है? मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। आज तक किसी ने मुझसे आज तक भत्ता नहीं मांगा। ये कौन होते हैं जो मुझसे 1 करोड़ रुपए भत्ता मांगा इन्होंने? किस हैसियत से मांगा है? और अगर आप सोचें आज के दौर में अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो इन्होंने अपने दौर में क्या किया होगा? अच्छा, अंदाजा लगाएं। ये बात आप SSP साउथ के नोटिस में लाए, उसके बाद कोई एक्शन हुआ और आपने अपनी पार्टी में या और लोगों को कुछ बताया? किसी को किसी और जगह आपने कंप्लेन किया? अभी जी, ये मैं मुतालबा करता हूँ अपनी पार्टी से भी कि इसको इस बात का नोटिस लिया जाए। और अगर ये पार्टी को बदनाम करने की बात कर रहे हैं और अगर ये पार्टी से कह रहे हैं कि जी पार्टी इसका नोटिस ले, मैं समझता हूँ इससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। ना इसका कोई ताल्लुक PTI से, ना कोई ताल्लुक इसका MKM से। ये मेयर जरूर होंगे, लेकिन ये वसीम अख्तर भी हैं, जिस तरह मैं असलम खान हूँ। मैं की बात नहीं कर रहा इस वक्त। एक कारोबारी शख्स है जो टैक्स पेयर है, जो हर साल टैक्स पे करता है, हर चीज का टैक्स पे करता है, उससे उन्होंने पैसे मांगे, भत्ता मांगा है।
इसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी ये डिमांड है। आपको जो रिस्पांस पुलिस की तरफ से जो आया है उस बारे में क्या आप तसल्ली बख्शें क्या, क्योंकि अभी तक एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? आपने तो जनवरी में इस पर कंप्लेंट लॉन्च की थी एसएचओ से। जी, असल में होता क्या है कि पहले आप एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद उसको एप्लीकेशन के बाद फिर एक दोबारा एप्लीकेशन देनी पड़ती है जब उसकी जांच पड़ताल होती है। एक दफा मुझे फोन आया था पुलिस का, पुलिस कार्रवाई की बात जो आप कर रहे हैं, तो जिस वक्त मेरी असेंबली में था, मीटिंग में इस्लामाबाद आया हुआ था, उसके बाद वो फॉलोअप नहीं कर सके। फिर मैं दोबारा एक दफा गया हूँ एसएसपी से मिला हूँ, एसएसपी ने कहा कि ये एप्लीकेशन आप फिर जिसने आपके साथ किया है उसका नाम लिख के लाएं, पूरी डिटेल लिख के लाएं, तो फिर हम जाके इसको एफआईआर इसकी लॉन्च करेंगे। तभी उन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द कर लेंगे। ठीक है, आपका शुक्रिया बहुत, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असलम खान साहब अपना मौके बता रहे थे इस बारे में, क्योंकि ये मामला बड़ा संगीन है। मामला है इस वक्त है मेयर कराची पे इल्जाम लग रहा है, फिर दोबारा और इस दफा पीटीआई के एमएनए इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई मुझसे 1 करोड़ रुपए मुतालबा किया गया। जिस तरह हमने बताया कि वसीम अख्तर साहब का मौक़िफ़ भी हमने प्रोग्राम से पहले लिया, तो उन्होंने कहा जी कि इस पर उनका वही मौक़िफ़ है जो बल्दे औज़मा कराची की तरफ से एक टिकस की सूरत में जारी हुआ। वो बयान उन्होंने मुझे खुद भी व्हाट्सएप किया और उस बयान के मुताबिक उन्होंने यही कहा कि ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, हक़ाइक़ के मुनाफी हैं, और साथ साथ उन्होंने पीटीआई की क़यादत से मुतालबा किया कि वो एमएनए असलम खान साहब के खिलाफ नोटिस लें। तो ये वसीम अख्तर साहब का मौक़िफ़ है इस हवाले से, लेकिन इल्ज़ामात एक बार फिर संगीन है और मेयर कराची एक बार फिर संगीन इल्ज़ामात की जद में है। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी और एसबीसीए में डायरेक्टर आदिल उमर के हवाले से जो उसके ड्राइवर की वीडियो आपको दिखाई थी, वो बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड हो चुका है, और वो बयान क्या है, उस सनसनीखेज बयान में क्या इंकशाफात हैं, ये सब जानेंगे आप इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात, अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से कुछ अहम तरीन मामलात आपके सामने मंजर आम पर लेकर आए। जो मुअत्तल डायरेक्टर्स हुए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के 28 के करीब, उन मुअत्तल अफसरान की आपस में हुई गुफ्तगू से लेकर आदिल उमर डायरेक्टर एसबीसीए के खिलाफ होने वाली नैब तहक़ीक़ात। यहाँ आपको बताते चले कि नैब तहक़ीक़ात में जो जो फैक्ट्स हमारे सामने आए, वो सारे फैक्ट्स हमने आपके सामने रखे। हमने ये नहीं कहा जी कि इन्वेस्टिगेशन में क्या होना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, या जो इन्वेस्टिगेशन ऑन ट्रायल इस पर चल रही है उसके अंदर किसी किस्म का इस पर ये नहीं कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या होगा। ये बताया कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें अब तक सामने आई हैं। हमने आपको यह भी दिखाया था कि कुछ दिन कबल आदिल उमर सिद्दीकी के हमारे प्रोग्राम के बाद हमने देखा कि आदिल उमर सिद्दीकी के एक मुलाजिम, यानी असल में तो एसबीसीए के मुलाजिम था, लेकिन उसने एक बयान जारी किया। इस वीडियो बयान के अंदर आदिल उमर के हवाले से इस ड्राइवर ने, जो भी था, मुलाजिम भी था, सारे काम मल्टीपर्पज इसका रोल था, बहुत से काम करता था, उसका एक बयान इंकिशाफात से भरपूर वीडियो की सूरत में सामने आया। इस बयान का एक रिकैप, यानी इस बयान में क्या कहा गया था, पहले आपको सुनवाते हैं, इसके बाद बताते हैं कि अब आगे हुआ क्या है। पहले सुनते हैं कि इस बयान में क्या कहा गया था। मैं नवीद अहमद खान, वल्द खलील अहमद खान, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर नायब कासिद हूँ, और आदिल उमर सिद्दीकी के साथ मैं सन 2000 से उसके साथ हूँ। उसके घर पे ऐसा मुलाजिम काम करता था। मुलाजिम के साथ साथ समझ ली कि मैं उनके घर के सारे काम में ही देखता हूँ, तकरीबन बच्चों को लेके जाना आना, घर के जो भी है सौदा सरफ, सारे काम, बैंक के जो काम थे उसके चेक वेक जमा कराने, अब कैश निकाल के लेके आना, सारे काम में ही करता रहा। और फिर उसने मुझे बोला कि अपनी फैमिली के नाम पे अकाउंट खोलने के लिए। मैंने अपने नाम पे अकाउंट खोला था। मेन अकाउंट में जो पैसे आते थे वो आदिल उमर सिद्दीकी के थे, जो रिश्वत के पैसे आते हैं चेक की सूरत में, तो वो मेरे अकाउंट में जमा करता था, और उनसे फिर वो पैसे निकाल के अपने ज़राए में जो उसने परचेज करने कोई चीज़ें हैं तो वहाँ उनमें यूज़ करता था। फिर अकाउंटों को फिर मेरे क्लोज करवा के उसने बोला तुम किसी और का अकाउंट, अपनी फैमिली के अकाउंट खोल लो। तो मेरे घर वालों को मुझ पर एतमाद था, उनको नहीं पता ये रिश्वत के पैसा क्या है क्या नहीं। उन्होंने मुझे भरोसा करा और मुझे शनाख्ती कार्ड कॉपी दे दी थी, और मैंने उनके नाम पे अकाउंट खोले थे, जिसमें सिर्फ आदिल उमर सिद्दीकी का पैसा आता था, जो रिश्वत का पैसा था सारा। तो उसके बाद ये कि नैब की रेड पड़ी है घर के अंदर, जो इनके घर पे कुछ निकला सामान वगैरह, तो वो कुछ चीज़ें तो मैं लेके वक्त पे निकल गया था, जो मैंने वक्त इसको वापस कर दिए। उसके बाद फिर नैब ने मुझे बुलाया वहाँ पर पूछताछ करने के लिए, तो मैंने जवाब दिया ठीक है मेरे नाम पे अकाउंट थे, मेरी फैमिली के नाम पे अकाउंट जो निकले उनमें सारा पैसा किसका है। तो मैंने ऐसा, वो आदिल उमर सिद्दीकी का पैसा है, इसमें आप चेक कर लीजिए, मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ना मेरे नाम पे कुछ है, तो ना मेरी इतनी हैसियत है।
इस बयान के आने के बाद एक और बयान यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड हुआ और ये जो बयान है ये भी आपके सामने रख देते हैं। बिफोर द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC। और ये जो इस वक्त मुलाजिम है जो नायब कासिद अपने आप को बताता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, इसने ये बयान बाकायदा ये सारे सफात जो आप देख रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराया। इस बयान में क्या कहा गया ये बहुत सनसनीखेज है, ये बहुत हैरानकुन है और इंकशाफात से भरपूर है। ये आपके सामने रखते हैं। इसमें कहा जाए तो आदिल उमर के जो काले धंधे करने के तरीकार है ये पूरी तरह से मंजर आम पर आ जाता है। अंदाजा ये लगाना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में और किस तरह से ऐसे काम हो रहे हैं और दीगर अफसरान भी क्या काम कर रहे हैं। SBC के मुलाजिम नवीद सिद्दीकी की अदालत के सामने हैरानकुन इंकशाफात सामने आए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के मुलाजिम नवीद सिद्दीकी ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफी बयान रिकॉर्ड करा दिया। 1998 में SBC में नायब कासिद भर्ती हुआ था। इस एतराफी बयान में इसने ये कहा कि फिर साल 2000 में आदिल उमर सिद्दीकी के घर पर काम कर रहा हूं, यानी 98 में भर्ती हुआ, 2000 से उनके घर पर काम कर रहा था। 2013 में आदिल उमर सिद्दीकी ने मुझे मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स खोलने का कहा। मैंने 4 मुख्तलिफ बैंक्स में अकाउंट्स खोले जिनमें कैश और चेक जमा कराता था। आदिल उमर मेरे बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल करता रहा और उसने बयान में यह तक बताया कि आदिल उमर ने डिफेंस में अपनी अहलिया के नाम पर 9 करोड़ का बंगला खरीदा और 6 करोड़ तजीनो और आइश पर लगाए। बंगले की पेमेंट मेरे अकाउंट्स से की गई, यानी फ्रंट मैन के तौर पर यह इस्तेमाल हुआ। आदिल उमर ने मुझे अपने अहले खाना के नाम पर भी अकाउंट्स खोलने का कहा। इस बयान में इसने आगे यह कहा कि मैंने अपने भाई और साली के नाम पर अकाउंट्स खोले और चेक बुक्स पर साइन करा के आदिल उमर को दिए। ये तमाम अकाउंट्स आदिल उमर की रकम छुपाने के लिए खोले गए थे। आदिल उमर ने इन पैसों से मर्सिडीज खरीदी, अपने बेटे जोहेर सिद्दीकी के नाम कराई। नाजाबाद और मुख्तलिफ इलाकों में प्रॉपर्टी और पोर्शन का कारोबार भी इन पैसों से करता था। आदिल उमर ने मुझे अपने साथ घर पर रखा था और बैरून मुल्क भी ले जाता था। और इसके साथ इसने एतराफी बयान में यह भी कहा कि आदिल उमर मुझे माहाना पैसे भी देता था। अंडर सेक्शन 164 CRPC ये बयान रिकॉर्ड हो चुका है। इसके मंदरजात में यानी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी आपके सामने इस ड्राफ्ट को सामने रखते बता देते हैं कि आदिल उमर सिद्दीकी अलॉन्ग विद 2 of his sons and other partners also purchased a plot number 1 row number 13 block 5 North Nazabad Karachi and it was subleased in my brother's name namely Wasim Ahmad Khan। वसीम अहमद खान जो इसका भाई है उसके नाम पर यह प्लॉट खरीदा गया नाजाबाद में। फिर डिफेंस में प्लॉट नंबर 135 DHA स्कीम कराची, डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग स्कीम कराची के अंदर यह खरीदा गया। और ये कहता है जी आदिल उमर ने अपनी 2013 में अहलिया के नाम सईदा नुसरत आदिल के नाम खरीदा एंड द सर्टेन अमाउंट टेकन इन ऑर्डर टू बाय द सेट प्लॉट वाज टेकन आउट फ्रॉम माय अकाउंट, द प्लॉट वाज वर्थ 9 करोड़ रुपीस। तो ये इस वक्त पेमेंट्स जो थी वो मेरे अकाउंट से दी गई। और फिर इसने बताया कि मैंने अपने भाई और अपनी भाभी के नाम पर अकाउंट्स भी खोले और उनके अकाउंट से पैसे जमा करना भी शुरू कर दिए। ये सारे अहम तरीन इंकशाफात का सिलसिला जारी है। आदिल उमर के हवाले से और दीगर जो मुअत्तल अफसरान है उनके हवाले से SBCA और क्योंकि बाकायदा SHO को लिखा गया था कि कंप्लेन भी की गई थी कि इन्होंने मॉब किया, इन्होंने मॉब के साथ आए, वायलेंस करने की कोशिश करी, तो मुकदमात का इंदराज भी हो चुका है। कुछ तकर्रियां तबादले भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हुए हैं। रिसेंटली बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में कुछ अहम तकर्रियां और अहम तबादले हुए हैं। वो क्या हुए हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर हुए हैं ये तकर्रियां तबादले। जिस तरह से डायरेक्टर मुनीर अहमद भमरो को केमाड़ी और कोरंगी टाउन से सदर टाउन तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर सलामत अली खान को इन्वायरमेंट एंड बिल्डिंग सर्विसेज से और विजिलेंस सेक्शन 1 तकर्रुर कर दिया गया। इसी तरह डायरेक्टर नदीम अनवर को लियारी टाउन से मली टाउन तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर औरंगी टाउन मलिक एजाज को लियारी का भी इजाफी चार्ज दे दिया गया है। डायरेक्टर लियारी टाउन को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के अहकामात दिए गए हैं। और इसी तरह DG SBCA ने कच्ची आबादी और सनती सेल को खत्म कर दिया है। कच्ची आबादी और सनती सेल को मुत्तालका टाउन्स में जम कर दिया गया है। तो ये वो तकरीर तबादले और इसके नोटिफिकेशंस भी हम आपको स्क्रीन पे आपके सामने रखते हैं कि जो जारी हुए पिछले कुछ दिनों में। मतलब लगे रहे कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ तकर्रियां तबादले, आगे पीछे लोग हो रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स मर्ज हो रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स खत्म हो रहे हैं, कुछ जम हो रहे हैं। ये तमाम चीजें SBCA में इस पर चल रही हैं। ये बदउनवान नासिर का टोला क्योंकि जिनके खिलाफ नैब तहकीकात चल रही है और सबूत आना शुरू हो गए, इन सबूतों की कानूनी हैसियत क्या होगी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बार बार की जो ओवरऑल मिसमैनेजमेंट और नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से इस शहर में ऐसी बिल्डिंग्स का जाल बना हुआ है जहां बिल्डर माफिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मिलकर पैसों की एवज ऐसी बहुत सी गैर कानूनी इमारत को रेगुलराइज किया हुआ है।
जिसकी वजह से बहुत सी जानों का नुकसान हो रहा है, जिस तरह अभी हुआ हालिया दिनों में, और हो सकता है मजीद उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिए जा रहे हैं। इन तमाम सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू भी हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बेनकाब में आके साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और आखिरकार SBCA यानी सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी में हो क्या रहा है? आखिर इतने असासे निकल रहे हैं, एक डायरेक्टर के इतने असासे निकल रहे हैं, ड्राइवर्स के बयान आ रहे हैं, बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं अंडर आर्टिकल 164 CRPC के, अंडर सेक्शन 164 CRPC के रिकॉर्ड हो रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड होना शुरू हो गए हैं। ये इंकशाफात का सिलसिला थमने को नहीं आ रहा। आखिरकार इतनी प्रॉपर्टीज एक डायरेक्टर ने बनाई हैं, तो SBCA में इतने सालों से चल क्या रहा था? आखिरकार इस शहर, इस पूरे सूबे के साथ किया क्या है इन ऑफिशियल्स ने? ये बड़ा अहम सवाल है। नुसरत सहर अब्बासी साहबा अपोजिशन रहनुमा साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, माहिर कानून नैब के मियां अशफाक साथ मौजूद हैं। नुसरत साहबा ये फरमाइए कि पहले आपसे तो मैं SBCA में बात करूंगा, क्या आपका बतौर अपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि ये एक ऑफिशियल नहीं, 28 पहले आए सामने, पता नहीं और कितने हैं जो छुपे हुए हैं, जो और रहकर काम कर रहे हैं, जिनके नाम ही इस फेहरिस्त में नहीं है। किसी का ड्राइवर बाहर आके बता रहा है ये हुआ था, किसी का कुछ, और नैब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये चल क्या रहा है SBCA में? हुआ क्या इतने सालों में आखिरकार? नुसरत साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है? नुसरत साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, नुसरत साहब तक शायद आवाज नहीं पहुंची। मियां अशफाक साहब आप हमारे साथ हैं ना इन पर? जी 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 मियां साहब, ये क्योंकि ये सवाल तो चले SBCA में क्या हो रहा है वो बाद में, ये अंडर सेक्शन 164 CRPC जो बयान रिकॉर्ड किया गया है आदिल उमर सिद्दीकी, उनके अगेंस्ट एक नैब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम ये बात तो नहीं करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उनके ड्राइवर ने आके, उनके मुलाजिम ने आके बयान रिकॉर्ड किया कि मेरे नाम पर, मेरे भाई के नाम पर, मेरी भाभी के नाम पर प्रॉपर्टीज थी, बैंक अकाउंट्स थे, उसमें पैसा रखा जाता था रिश्वत का, उससे प्रॉपर्टीज खरीदी जाती थी, एड्रेसेस के साथ उसने कोट किए। ये कितना एविडेंस के लिहाज से स्ट्रॉन्ग एविडेंस है फॉर नैब केस? आप केसेस करते हैं नैब के, आप एज अ प्रोसिक्यूटर बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए कि बड़ा डायरेक्ट नेचर का एविडेंस है कि एक शख्स जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है एज पोस्टिंग इंस्ट्रक्शन की वो ड्राइवर है, किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर को वो डेजिग्नेटेड है, वो सामने अदालत के जाता है, वहाँ कोर्ट की स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के रूबरू जो है वो रिकॉर्ड करवाता है और सारी डिटेल देता है कि मैं बेनामीदार हूँ, ऐसे अफसर का जिसके साथ मैं सर्व करता हूँ और मैं और मेरे भाई बेनामीदार हैं। और इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टीज उसके नाम पे ऑनरशिप है और जो वो उसके ही पोजेशन में है, अगर उसके नहीं तो किसी अफसर के जिसका वो बेनामीदार है उस फैमिली मेंबर्स के पोजेशन में है। ये बड़ी ही डायरेक्ट एविडेंस है और ये क्लियर कट केस है उस अफसर के खिलाफ जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी पेंडिंग है और इसकी परसुएसिव वैल्यू है लॉ में। इट इज अ वेरी क्लियर कैटेगोरिकल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि इजीली डिनाई नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि अगर वो अफसर डिनाई करता है कि ना ये मेरा ड्राइवर है और ना ही मैंने इसको कोई जो है वो प्रॉपर्टी परचेज करके दी है, देखा जाएगा कि जो प्रॉपर्टी जिनके नाम पे है उसका सोर्स और इनकम जो है वो कहाँ से आया, किस शख्स ने उनसे परचेज की, क्योंकि ये तो सारे पुअर हम्बल लोग हैं, ये तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके पैसे जो उनसे है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस लीड कर रही है अलॉन्ग जिसका टोटल में है जो स्ट्रेट में लिंक कर रही है उस अफसर को जिसके खिलाफ इंक्वायरी, मतलब ये इट इज अ वेरी कॉन्क्रीट एविडेंस। अच्छा, इसकी तफसीलात भी, इस केस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस पे बात करते हैं आपसे मियां साहब। नुसरत सहर साहब आप साथ हैं हमारे इस वक्त? जी नुसरत साहब आप ये फरमाइए कि ये क्या हो रहा है SBCA में आखिरकार? ये रोज मामला सामने आ रहे हैं, किसी का ड्राइवर सामने आ रहा है, किसी की बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज, एक डायरेक्टर की, डिप्टी डायरेक्टर की, क्या चल रहा है आखिरकार इस सूबे में? क्या हो रहा है ये? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम टॉपिक फिर लेकर आप सामने आए। देखिए ये SBCA का अभी तो ये सब कुछ नहीं खुला न सैफान, ये तो बहुत पुराना सिलसिला चल रहा है। ये तो मैं कहती हूँ ये इन 11 साल जो इनकी हुकूमत है इससे पहले भी काफी गंद है, बहुत पुराना गंद है, लेकिन इस दफा इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो तो हद ही कर दी है। मैं इस दफा की ये जो बिल्डिंग गिरी है, इससे पहले पिछले साल 2019 में भी जौहर में भी इसी तरह एंटी करप्शन का रेड हुआ था बिल्डिंग्स में और स्कीम 36 के पता नहीं कितनी फाइल्स उठाकर
यही वो एंटी करप्शन लेकर गई। फिर क्या हुआ? होता यही है, तूफान के जो एंटी करप्शन वाले भी लेकर जाते हैं, उन पे भी अब कोई एतबार नहीं, वो फाइलें ले जाकर कहाँ दबा देते हैं, किधर वो मामला चले जाते हैं। और ये जो इंकशाफात सनसनीखेज है, ये तो ऐसे हैं कि दिल दहलाने वाले। यानी ये लोग किस तरीके से, मतलब ये बिल्डिंग की अप्रूवल दे देते हैं, किस तरह बिल्डिंग बन जाती हैं और खरबों रुपए के इनके असासे बन जाते हैं। तो कहाँ है? मैं कहती हूँ ये ऊपर से नीचे निचली सतह तक जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेटिवली वजीर से लेकर सेक्रेटरी से लेकर नीचे जो इनके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जितने भी ऑफिसर्स बैठे, ये सब आपस में मिली भगत है। ये सब कुछ सबको पता है। कराची किस कदर तबाह हो गया, कोई अदालतें ही क्या उनके लिए रह गया कि अदालतें ही लेकर नोटिस लेकर कुछ ना कुछ करेंगी। बाकी अगर अदालतें भी नोटिस ना ले सैफान, फिर तो इनका कौन है वाली वारिस? ये कराची जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं ना कि ये कराची की हालात ऐसे है कि किसी दिन खुदा ना खासा पूरा कराची ना गिर जाए, मतलब ऐसे हालात है। और आपके आसपास इस तरह बिल्डिंग बन रही है, हम तो हफ्तों में देखते हैं कि एकदम 6 मंजिला 8 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो गई और पुलिस की गाड़ी आकर उनको ये कोई पूछने वाला नहीं है। यानी सारे इदारे मिली भगत करके, सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग नहीं, पुलिस भी इसके साथ है, केसी वाले भी हैं। ये सारे जो बिजली गैस सारे बिल इनके मीटर लग जाते हैं, वो कैसे लग जाते हैं भाई? इसका मतलब है हर जगह हर किसी का बंदा अच्छी सीट पर बैठा हुआ है और वो बंदा अंदर बैठकर सारे काम काज करता है। और बड़ी बात है कि मीडिया का बंदा उधर पहुंचकर सारे इंकशाफात कर लेता है, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से किसी किस्म के कोई बंदों को इनको पता नहीं चलता कि अंदर हो क्या रहा है। अब ये मुझे बताएं, जो इसकी कहानी चली, ये जो अभी गोलीमार में गिरी है बिल्डिंग, वो बंदा जो बिल्डर है वो क्या था? कुछ भी नहीं है, बेरोजगार बंदा था। किस तरह उसने ये सारी बिल्डिंगें बनाई और कहां से कहां पहुंचा गया, तो कोई पूछने वाला नहीं होता। ये सब मैंने कहा ना कि इसकी सीधी FIR हमारे सीएम मुराद अली शाह साहब के ऊपर कटनी चाहिए। ये जितनी भी इस वक्त मौतें हुई है ना, ये 25-26 जितने भी घरों में क़यामतें टूट गई ना, इनके जिम्मेदार ये है, क्योंकि इनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा होता है। और आपको कुछ पता नहीं कैसे आराम से सो जाते हैं आप मुराद अली शाह साहब, नींद कैसे आती है आपको? वो लोग सड़कों पर बैठे हुए, वो लोग इनसे पहले जितनी भी बिल्डिंगें इसी तरह गिरी सैफान, वो लोग रोडों पे बैठे दरबदर हो गए, उनके बच्चे दरबदर हो गए, लेकिन हुकूमत ने उनको कोई किसी भी हिसाब से कंपनसेशन नहीं दिया। ऊपर से फिर ये चीज चलती चली आ रही है, पूरा कराची इसी तरह फैला हुआ है, लेकिन इनको समझ नहीं आती। एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज बन रही है डायरेक्टर्स की अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ये मामला उठेंगे और ये आप लोग भी असेंबली के फ्लोर पे इसको उठाएंगे। मैं इससे बात भी करता हूँ दिनेश भाई साहब, ये जो ड्राइवर का बयान आया है, ये वादा माफ गवाह आप कहेंगे ना इसको? और जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ये अगर क्लेम कर दे कि ये मेरा ड्राइवर ही नहीं है, फिर क्या इसको रिफ्यूट किया जा सकता है? आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही थी अशफाक साहब। देखिए, सवाल सिर्फ इतना है, ड्राइवर नहीं है तो फिर है वो इसके नाम में कैसे है? इसकी स्टेटमेंट की पर्सुएसिव वैल्यू है। ये ना ये प्रॉपर्टी की चीजें जिसने दी है, बल्कि ये फर्दर सोर्सेज से ये प्रॉपर्टी किस तरह इसको परचेज करके दी, कहाँ में इसकी रजिस्ट्रेशन हुई, कौन कौन से अपराध से, ये भी तमाम डिटेल्स जो है वो इसके आई एज्यूम के इसके स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 में लाजमी प्रोवाइड किया होगा। मियां अशफाक साहब की आवाज हम तक इस पर जो है इस वक्त बहुत मध्यम इस वक्त आवाज आ रही है, तो हम उसको सुन नहीं पा रहे सही तरह से, अगर हम रिकनेक्ट करते हैं। लेकिन नुसरत साहब, आप लोग क्या करेंगे? ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली पीटीआई के फिरदौस नकवी साहब ने भी शोर मचाया, आप भी बचा रही हैं, तो अब क्या, यानी कोई असेंबली के फ्लोर पे इस मामले को लेकर, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है, ये चंद अनासर ने मिलकर पूरे शहर की इमारतें जाल बिछा दिया बिल्डर्स के साथ मिलकर, क्या करेंगे आप लोग इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए? नहीं जी, नुसरत साहिबा की आवाज भी इस वक्त हम तक जो है इस वक्त नहीं पहुंच रही है, तो टाइम भी इख्तिताम में पहुंचा है। आप दोनों का शुक्रिया भी अदा करेंगे, नुसरत साहब का, मियां अशफाक। आपके सामने अहम तरीन एविडेंस रखा है, अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स रखे प्रोग्राम के शुरू से, और कई किस्तों से हम आपके सामने रख रहे हैं किस तरह से SBCA के कुछ डायरेक्टर्स मिलकर किस तरह से रकम बना रहे थे, अपने एसेट्स बना रहे थे। उसके ड्राइवर का बयान आया, ड्राइवर ने जाके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखी है। अपना फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। सारे एड्रेसेस आपके सामने इस वक्त फ्लैश कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा।